नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम नेता तुम ही हो कल के में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दादीज। दोस्तों, मई महीने के आखिर तक हम देश की नई सरकार तय कर चुके होंगे। इस नई सरकार में अहम भूमिका होगी युवाओं की। वो युवा जो 18 से 19 साल की उम्र के हैं, नवमतदाता हैं। देश में करीब 1.5 करोड़ और प्रदेश की बात करें तो करीब 12 लाख। इन नवमतदाताओं के मन में क्या कुछ चल रहा है नई सरकार चुनने को लेकर के, क्या कुछ वे सोच रहे हैं देश के आगामी लोकसभा चुनाव से पहले, हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और आज हम आ पहुंचे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी, जहां पर कि हमारे साथ हर विषय के स्टूडेंट्स मौजूद हैं और आज इनका यहां पर कॉन्वोकेशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कई ने अपनी कॉन्वोकेशन की पोशाक भी पहनी है। तो इन्हीं से आज सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे, नए मतदाता होने के नाते किस तरह के प्रत्याशी चयन का आप आधार समझते हैं? कैसे आप वोट डालेंगे? क्या सोच करके आप वोट डालने वाले हैं? सबसे पहले कि जो भी नेता बने वो एक ऐसा नेता होना चाहिए कि जो पूरे देश को साथ लेकर चले, नए युवाओं को साथ लेकर चले, उनकी किसी भी बेरोजगारी, कुछ भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझे, साथ में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करे। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप। अच्छा, किस तरह से आपने प्लानिंग की है पहली बार वोट डालना है तो? फर्स्ट टाइम ये सोच के कि सबसे पहले कि मतलब नेता जो भी बने उसका कास्ट का डिफरेंस ना हो, मेन रिजर्वेशन वाली जो चीज़ रहती है। और वोटर आईडी के लिए कि जो मतलब लोगों को देख के वोट नहीं देना, खुद को जिस पे ट्रस्ट हो, खुद को जिसके लिए लगे उसी को वोट देना है। तो कास्ट और रिजर्वेशन की भी बात चली, आप कई हद तक समझते हैं कि कास्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है चुनाव में? Yes, of course, and I believe I will support Narendra Modi forward because I think he has already done a great job regarding this, and I would say that all his actions for India, be it Swachh Bharat or even for reservations, I think he has taken good decisions, and I will take him forward. कई अहम निर्णय रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के नाते और आम युवा के नाते आप क्या समझते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो कहीं ना कहीं अगली बार भी उनसे उम्मीदें रहेगी, या फिर अगर कांग्रेस आती तो उससे भी उम्मीदें रहेगी? एक्चुअली ये है कि अगर कोई नेता अपनी पॉलिटिक्स से ऊपर कंट्री के बारे में सोचता है तो हम लोग उसे सिलेक्ट करेंगे, और यही हमारा इस बार का भी होगा कि कंट्री को जो फर्स्ट प्राइवेसी दे। ये बात कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए, ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है यहाँ का यूथ। लेकिन इनसे ये जान लेते हैं कि चुनाव में जब जातिगत समीकरण देखे जाते हैं तब कौन सी कंट्री को याद रखा जाता है? पार्टियां भी उस समय ध्यान ही रखती है, तो फिर आम मतदाता कैसे चुनाव करता है? क्या कहेंगे आप? सर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मस्ट बी नॉट देयर, और हमें इस तरीके से चूज़ करना चाहिए। जो आप बता रहे हैं प्रदेश में जो राजनीति होती है उसमें कांग्रेस और बीजेपी को ध्यान में नहीं रखते हुए हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पार्टी के लिए चूज़ करना चाहिए जो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए सोचे फर्दर। देश के डेवलपमेंट की बात चल रही है, लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यूथ के लिए करता है, क्या सबसे पहले वो आपकी प्रायोरिटी में होता है या नहीं? जो युवाओं के लिए सोचती है वो पार्टी सबसे पहले पसंद होती है या नहीं? होती है सर। क्यों? क्योंकि सर जो युवा के लिए सोचता है उसके लिए युवा को कुछ सोचना पड़ेगा ना, इसलिए सर। अच्छा, कौन बताएंगे यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा यूथ वोटर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी युवा ज़्यादा वोटिंग के प्रति रुझान अपना नहीं दिखा पाता है? क्या कारण मानते हैं उसका कि यूथ निकल करके नहीं जाता, मतदान के लिए नहीं पहुँचता? क्या कारण है? सर, लैक ऑफ एजुकेशन, और सब इतना ध्यान नहीं देते कि वोट कितना इम्पोर्टेंट है। और मतलब कोई ये नहीं सोचता है कि हम हमारे घर से बाहर जाके वोट दें। सब आलस के चक्कर में, एजुकेशन के चक्कर नहीं होने के चक्कर में ये सब करते हैं। क्या कहते हैं आप भ्रष्टाचार के मसले को लेकर के? और युवा जिस तरह से बेरोजगारी से पीड़ित है, किस तरह से रोजगार की उम्मीद करता है? सर, नेता ही करप्ट है तो करप्शन तो होगा ही। पहले तो नेता को जो करप्ट है उसको हटाओ, सीधा सिस्टम है। देश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मसला है जिस पर कि युवा परेशान है और त्रस्त है। कहीं ना कहीं ये सोचता है कि आज जो देश में रोजगार का मसला है वो भ्रष्टाचार को खत्म करे तो वो भी एक बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन हमारे साथ में कुछ यहाँ पर गर्ल स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनसे हम जान लेते हैं कि किस तरह से उनके वे राजनीतिक विचार यहाँ पर रखती हैं और जब चुनाव यहाँ पर होते हैं तो उनका किस तरह से यहाँ पर रुझान होता है। किस तरह के मतदाता होने के नाते आप प्रत्याशी को पसंद करते हैं? हाँ सर, हम उस प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे जो सिर्फ वादे नहीं करते, उनको पूरा करने की भी कोशिश करें। वो जो कहें वो करें, ऐसा नहीं कि वो जो बोल दे, पार्टी बनाने के लिए बोल दिया और चल दिए, अब वोट ले लिए, पार्टी बना ली, वो सब नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि जो वादे किए जाते हैं उन्हें पूरा करें वो, और एक विकसित देश का निर्माण करें, बस यही।
देश को विकसित बनाने के लिए जितने भी जतन होने चाहिए वो करने चाहिए, ये हमारी पार्टियों की प्राथमिकता में होना चाहिए। ये युवा मन हमारे साथ में जो साझा कर रहा है अपने विचार, इनसे जान लेते हैं। आज बहुत अच्छी पोशाक आपने पहनी है, किस तरह से देश के प्रति हम सोच सकते हैं? आज का युवा खास जरूरत है देश की, और देश की जरूरत को वो कैसा पूरा कर सकता है? क्या पहले उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए? सर मतदान करेंगे सही नेता को, किसी नेता के फैन नहीं बने, अपने क्षेत्रीय उम्मीदवार को वोट करें अच्छा जो हो, उसके अच्छा मतदान करेंगे तो सर। हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं उनसे हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वे आरक्षण के मसले को जरूरी समझते हैं। जो हाल ही में जिस तरह से आरक्षण का मसला छाया हुआ है, आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपके मसले? आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो मतलब एकदम नीची जाति के हैं, और जो मतलब आप कह सकते हैं कि। अच्छा, आरक्षण क्यों जरूरी समझते हैं आप बताएंगे? आरक्षण की जरूरत क्यों है? आरक्षण होना चाहिए, लेकिन अब बंदे को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन जो बंदा उसका आरक्षण का फायदा हुआ, लेकिन उसकी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उसको भी आरक्षण का फायदा हो रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है आरक्षण की। आप अभी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और यहाँ पर अभी इन दिनों में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में 13 रोस्टर और 200 रोस्टर का जो सिस्टम है उसका खासा मसला देखने को मिला, और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के भी बड़ी राजनीति जो है वो गरमाई। लेकिन ऐसे में किस तरह से ज़रूरी समझते हैं आप कि जो आरक्षण है वो पिछड़ों को दिया हुआ एक ऐसा हथियार है जिसके कारण वे आगे बढ़े हैं, या फिर आपको लगता है कि अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है? देखिए, आरक्षण की ज़रूरत है, लेकिन एक आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जातिगत आधार पर न हो करे, आर्थिक आधार पर करे, जिससे सभी वर्गों का वंचित वर्ग है जिनका विकास हो सके। आरक्षण की ज़रूरत है लेकिन आर्थिक आधार पर होने चाहिए। हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कई देर से इंतज़ार कर रहे हैं बोलने का, और उनसे पूछ लेते हैं क्या कहेंगे आप इसी मसले पर? सर, यह आरक्षण ऐसा विषय है जिस विषय के ऊपर सरकारें बदल जाती है भारत के इतिहास में। आरक्षण जैसे होना चाहिए तो वो इकोनॉमिक बेस पे होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण को लेकर देश को आने वाले समय के अंदर और भी गर्त में खींचा जा सकता है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि आज़ादी के समय मात्र 10 साल के लिए लिया गया। तो अगर आरक्षण हो तो सभी को आर्थिक आधार पर मिले। आरक्षण मिला क्योंकि वर्ग पिछड़ा हुआ था, और जो आज सरकारी नौकरी में कलेक्टर हैं, तो मेरे हिसाब से अगर उनका क्लास सिस्टम अच्छा डेवलप हुआ तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और जनरल है उसको हकीकत में फैमिली रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलने की वकालत करता है आज का युवा, जिसका ये कहना है कि अगर कोई पिछड़ा है तो उसे आरक्षण जरूरी है, दिया जाना चाहिए। शैक्षणिक व्यवस्थाओं में आरक्षण और साथ ही साथ में राजनीति में भी आरक्षण की कितनी ज़रूरत है, लेकिन राजनेताओं के पढ़े लिखे होने की कितनी ज़रूरत समझता है हमारा युवा, अब ये भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं जिनसे जान लेते हैं कि पढ़े लिखे नेता अगर हो तो किस तरह से आप उनको वोटिंग में पहली प्राथमिकता देंगे? सर, अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो अच्छी तरह हमारी कंट्री को चला सकते हैं, और जो भी है एजुकेशन के लिए भी अच्छा सोच सकते हैं। अभी डिग्री हासिल की है आपने, और डिग्री लेने के बाद में किस तरह से उम्मीद करते हैं कि जब नेता की भी डिग्री हो तो बहुत अच्छा रहता है, आपको भी वोट करने में मज़ा आता है कहीं ना कहीं? या ये कह दीजिए कि जब उसकी शैक्षणिक योग्यता हम देखते हैं, जब उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हम देखते हैं, तो हमें भी कुछ संतुष्टि मिलती है कि हम पढ़े लिखे को वोट कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो हमारे इकोनॉमिक डेवलप होगी, और हम एक तरीके से अपना हर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और इकोनॉमिक बैंकिंग सेक्टर इंक्रीज़ होगा, और अपनी हर चीज़ वेल डेवलप होगी। सबसे बड़ी बात ये होती है। लेकिन नेताओं की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें तो कमी दिखती ही है, साथ ही साथ ये भी दिखता है कि अपराध का जो आंकड़ा है वो बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन उस अपराध के आंकड़े पर क्या कहता है हमारा युवा? क्या वाकई में अपराधियों को पसंद करते हैं हम लोग, या समाज उनको नकारता है? क्या कहते हैं, यही जानने की कोशिश हमारी है यहाँ पर। आप क्या कहते हैं, जो अपराधी होते हैं क्या हम लोग उनको प्रमोट करते हैं वोट दे करके? अपराधियों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो मनी की प्रॉब्लम आएगी। मनी की प्रॉब्लम आने से अपराधिकता अपने देश में बढ़ती जाएगी, जिससे पूरा इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाएगा। आज आप उस मुकाम पे खड़े हैं जहां से एक लंबा सफर आगे के लिए निकल रहा है, तो ऐसे में किस तरह से नए भारत के निर्माण के बारे में आप सोचते हैं? नया देश कैसा देखना चाहते हैं आप? नया देश में बिल्कुल एजुकेटेड देखना चाहती हूँ, जिसमें एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। आज़ादी के बाद जिस तरह से महिलाओं की तरक्की हमारे देश में देखने को मिली है, क्या मानते हैं आप लोग कि वाकई में महिलाओं को जो है खास तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत अब भी महसूस होती है? 70 साल हमारे देश में आज़ादी को बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हम महिला आरक्षण की वकालत करते हैं और वो भी पूरी नहीं हो पाती है। क्या लगता है कहीं ना कहीं आज भी बहुत कमी है?
एक्चुअली फैक्ट ये है कि अभी भी कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे औरतों को पूरी तरह से खुल के आने का मौका नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बट इट्स नॉट रीचिंग द लेवल विच इट शुड। जिस तरह से महिलाओं के राजनीतिक सोच को लेकर के हमें बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है, उसमें राजनीतिक दल भी कहीं न कहीं पिछड़े हुए नजर आते हैं। जब टिकट्स दिए जाते हैं तो क्या लगता है कि क्यों महिलाओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता? सर, उसका में जो मेन रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि हम खुद ही नहीं चाहते, हमारे जो मेल्स हैं वो खुद ही नहीं चाहते कि उनके घर ये औरतें घर से बाहर निकले। तो ऐसा नहीं होगा, घर में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं बनती। डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। तो जब तक आप इक्वालिटी नहीं लाएंगे, आप खुद ही अपनी बहनों को, बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, सो दिस विल नॉट ब्रिंग एनी चेंज। अच्छा, राजनीति का अवसर अगर महिलाओं को मिले तो बहुत अच्छा राजनीति चलाई जा सकती है, ये भी कहना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं राजनीति में, तो कौन ज़्यादा अच्छी राजनीति कर सकता है, मर्द या औरतें? बिल्कुल, औरतें ज़्यादा अच्छी राजनीति कर सकती है। और जैसे कि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया डेवलप्ड कंट्री भी बन सकता है अगर एक महिला राजनीति में आती है। कुछ और भी मुद्दों पर हम बातचीत कर लेते हैं, साथ ही साथ में ये भी जान लेते हैं कि राजनीति में जिस तरह से जातिवाद हावी है, किस तरह से आपको लगता है कि सही उम्मीदवार सामने नहीं आ पाते हैं? सर, जिस हिसाब से सर राजनीति में जातिगत समीकरण बिठाते हैं नेता, जैसे कि गुजर जाति का कुछ और हो गया, जाट जाति का कुछ और हो गया। मेरे हिसाब से सर जातिगत नहीं होना चाहिए, लीडर को देखना चाहिए, क्योंकि अपन एक राजनेता चुनने जा रहे, कोई जीजा नहीं चुन रहे अपना। राजनेता चुनने जा रहे हैं हम, लेकिन बात फिर भी कुछ सीटों की होती है जिन पर तो पहले ही तय हो चुका है कि यहाँ पर जाट होगा, यहाँ पर ब्राह्मण, यहाँ पर बनिया होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम जातिवादी राजनीति से आज भी अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं? क्या कारण है, क्या सोच है हमारे युवाओं की? क्या वे जाति के बगैर वोट नहीं डालना चाहते? कोई राजनेता है आज वो जाति को लेके जीत जाता है, चाहे उसकी कैसी भी छवि है, वो राजनीति में आने में आसानी हो जाती है उसको। तो लोग छवि नहीं देखते हैं, उसकी जाति देखते हैं, जाति के आधार पर दे देते हैं वोट उसको। तो आपके अनुसार क्या देखना चाहिए प्रत्याशी के भीतर? मेरे अनुसार प्रत्याशी के भीतर उसका समाज सेवा, युवा वर्ग के प्रति शिक्षा के प्रति जागरूकता, और समाज में जो आज हो रहा है उसको बदलने की कोशिश होनी चाहिए। एक मेरा जो प्रत्याशी होगा उसको। क्या वाकई में मानते हैं कि इन मुद्दों को लेकर के, नए मुद्दे जो वाकई में जो मुद्दे हैं जिन पर की काम होना चाहिए, असल में जो परेशानियां, समस्याएं आम आवाम की है, उन पर ध्यान जाता है राजनेताओं का? जी सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान का है, क्योंकि 70% जो आबादी है वो किसान पर टिकी हुई है। तो किसान का मुद्दा सबसे ज़्यादा आना चाहिए। अभी पिछले चुनाव में जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में जो चुनाव हुए, उन पे किसानों पे ही तो गवर्नमेंट बनी है अपनी कांग्रेस सरकार की। नहीं तो उन्होंने किसान का कर्ज माफ़ किया, ये मुद्दा सबसे बड़ा अहम है। राम मंदिर वगैरह ये बात है। तो जो मुद्दे वाकई में हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, किसानों का मुद्दा है या फिर युवाओं के रोजगार का मुद्दा है। आपको भी ऐसा लगता है कि हमारी राजनीति में मुद्दों को भटकाया जाता है? यस सर, राजनीति में मुद्दों को कभी कभी भटकाया भी जाता है, कभी कभी उन पे सही डायरेक्शन में एक्शन भी लिए जाते हैं। सर, जो पूरे देश को आगे लेके रिप्रेजेंट करे, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे कैसा भी हो, फार्मर का बहुत बड़ा इशू रहता है। हर एक छोटे छोटे इशू देखने को मिलता है। एजुकेशन का बहुत वो है, तो सारे चीज़ को लेके साथ में लेके चले। अच्छा, इंडस्ट्री की बात चल पड़ी है और युवाओं के लिए कौशल विकास को मजबूत करने और उद्योगों को डेवलप करने की बातें खूब हुई है और बड़े बड़े इसे लेकर के वादे दावे नेताओं ने खूब किए हैं। लेकिन क्या कहता है हमारा युवा, ये जानने की कोशिश हमारी थी और इस मसले पर एक बार फिर आपके विचार जानने की कोशिश है। सर, आरक्षण के अलावा और भी मुद्दे हैं देश में, जैसे सेना के ऊपर है, आतंकवाद है। सर, उसके विरुद्ध हमें खड़े रहकर, एक साथ जुट होकर, जातिवाद को छोड़कर, धर्म को छोड़कर और सारी राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर उनके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए और ऐसी पार्टी को वोट करे जो अपने राष्ट्रहित की बात करे, राष्ट्रहित में कार्य करे, और उसी दिशा में मोदी जी कार्य कर रहे हैं। मेरे आजकल राष्ट्रीय शब्द जो है उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं विवाद नजर आते हैं, कोई राजनीति यहाँ पर नजर आती है? सर, ऐसा कुछ नहीं है, तो अपनी सोच होती है। अगर अपन अच्छे सोचेंगे तो अपन एक अच्छे नेता का चुनाव कर पाएंगे। हमारी सोच क्या होती है, जातिवाद देख के वोट दे देते हैं, अपनी छवि नहीं देखती कि वह छवि कौन सी है। नेता की छवि किस तरह से आप देखते हैं? सर, नेता की छवि तो सर सेंट्रल के चुनाव जो होते हैं उन पर तो सर बड़े नेताओं की छवि देखी जाती है वैसे तो। और अभी वर्तमान में सर बेरोजगारी का मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहली बार मतदान करूँगा इस बार, पहली बार सरकार चुनूंगा लोकसभा में। तो सर मेरा यही पहला मुद्दा होगा कि मैं रोज़गार के लिए जिन सरकार ने 5 साल तक बेरोज़गारी के मुद्दे छुपाए हैं, आंकड़े नहीं बताए अभी तक, तो मेरा यही कहना होगा और मैं यही सोच के आगे वोट दूंगा कि जो सरकार मतलब बेरोज़गारी कितनी % है वो आगे बताएं, मतलब एक्सपोज करें कि हाँ कितनी % है।
और रोजगार बढ़ाने के नए मुद्दे तलाशें, तो उनको मैं तो सरकारें भले ही दावे करें, भले ही वादे करें, लेकिन होना ये चाहिए कि जो मुद्दे हैं उनको भटकाया नहीं जाना चाहिए। जो वास्तविक मुद्दे हैं उनके ऊपर ही उनका चुनाव लड़ा जाना चाहिए। उन पर क्यों बातचीत नहीं होती है? जब भी चुनाव आते हैं तो राजनेता अपने वादे दावों की लंबी फहरिस्त लिए नजर आते हैं, लेकिन जो वाकई में अच्छे मसले हैं जिन पर की राजनीति होनी चाहिए और राजनीति की सुचिता भी यही कहती है, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं, यही जानने की कोशिश हमारी लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जो महिलाओं के मामले पर यहाँ पर अपनी राय देने की कोशिश कर रहे थे। उनसे ही जान लेते हैं कि क्या आपको वाकई लगता है कि जो महिलाओं के मामले में जिस तरह से बात की गई है उन्हें राजनीति में आगे लाने की, आपको लगता है वो अभी तक हो पाया है? नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं हो पाया। एक्चुअली everyone talks about women empowerment, but it's actually not happening in rural areas. If we see कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे वुमेंस को उनकी मेंटलिटी ऐसी कर दी जाती है कि वो खुद से आगे नहीं बढ़ के आती। वो उनको स्टिल दे हैव अ थ्रेट कि हम आगे जाएंगे तो हमें बोला जाएगा, बैक दबाया जाएगा। अच्छा, महिला आगे बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज की जो है मानसिकता उसको धक्का लगेगा। एक्चुअली होता यह है कि बहुत सारी औरतों को उनके हक के बारे में पता नहीं होता। जैसे कि आप जाते हैं विलेज में जहाँ पे उनको प्रधान की तरफ कर दिया जाता है, तो बहुत सारे होते हैं कि उन लोग को उनकी उतनी पता नहीं रहती है कि उनके पावर्स क्या हैं। तो पतियों को आगे कर दिया जाता है, तो पति उनके उसमें प्रधान उसके करके उनके लिए आगे बताते हैं कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महिलाओं के मुद्दों को लेकर के कितनी जागरूक है हमारी राजनीति, और वाकई में क्या महिलाओं के मुद्दे इस देश में उठाए जा रहे हैं जिनको लेकर के काम किया जा रहा है? बिल्कुल काम तो किया जा रहा है पर दिख नहीं रहा है। सब लोग बोल रहे हैं काम किया जा रहा है, महिलाओं के लिए ये योजनाएं हैं, वो योजनाएं, पर दिखाओ हमें कि कहाँ है। जहाँ होना चाहिए वहाँ तो है नहीं, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, यहाँ पे वो काम हो रहा है। अच्छा, महिलाओं को लेकर के या फिर स्टूडेंट्स को लेकर के जो सरकारी स्कीम्स हैं उनका कितना लाभ वास्तव में आप लोगों को मिल पाया है? ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स उन तमाम स्कीम्स का, तमाम वजीफ़ा का इस्तेमाल कर रहा है या उनका लाभ आप लोग ले पा रहे हैं? जो है ना, मतलब लड़कियां है ना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनको है ना सरकार की तरफ से है ना मतलब कई है ना तरीके की है ना मदद मिलती है, स्कॉलरशिप की, और मतलब है ना उनको ठीक तरह से मिल पा रही है आप लोगों को? हाँ, अभी तक तो है ना सबको है ना मतलब जो भी है ना अच्छे से है ना क्वालिफाइड हो रहा है, जो है ना ज़्यादा अच्छे से है ना पढ़ रहा है, उनको है ना मिल रही है। आप? सर, गर्ल्स तो सबसे आगे निकल सकती है अगर उन्हें बहुत सारा और भी कुछ और भी उनको मिल जाए अगर फैसिलिटीज़, तो वो बहुत आगे तक जा सकती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बात कही जाती है कि पुरुषों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं न कहीं समाज में पुरुष ही नहीं चाहता कि महिला आगे बढ़े, ऐसा है क्या? सर, अपने जब भारतीय राजनीति के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देख रहे हैं तो शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, जहाँ हम महिलाओं को आगे दे रहे हैं। आप जिस विश्वविद्यालय में खड़े हो, ये विश्वविद्यालय महिला मोटो को लेकर ही आगे चल रहा है। तो राजस्थान के अंदर सरकारें जो आई हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर, राजस्थान में घरों की महिलाएं भी मुखिया हैं, जैसा कि भामाशाह योजना के अंदर हैं। सर जी, किसान की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है और इस बार किसानों को बहुत आगे किया गया है, और मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत स्कीम्स निकाली हैं। आप क्या कहेंगी, जो जिस तरह से स्कीम्स तो काफ़ी निकाली गई है, लेकिन उनका एक्चुअल लाभ मिल पाया है लोगों को? लोगों को इस साल लाभ मिला है, किसानों को उनके खातों नए खोले गए हैं, उससे लाभ मिला है, उनको बेनिफिट मिला है, बेनिफिशियल मतलब कि इकोनॉमिक बेनिफिशियल मिला है उन चीज़। किसानों के मसले को लेकर के आपको लगता है कि देश में जिस तरह से माहौल बना है तो किसानों को वाकई में उनका हक मिल पाया है, उनका लाभ जो है वो मिल पाया? जो स्कीम्स उनके लिए चलाई गई है, क्या लगता है कि उनके प्रति उनकी जागरूकता अब भी नहीं देखी गई? सर, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं हमारे इस टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं किसानों के हक के लिए। वो अवेयर हो रहे हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के अच्छे प्राइसेस मिल रहा है। ये सब हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को सच ले जाता है। जी हाँ। लेकिन महिला किसान जो हैं, जिस तरह से उनके जो हक की बात है, उनके अधिकारों की बात है, वो कहीं नहीं रखी जाती है। नहीं सर, आई डोंट थिंक कि महिला किसान को इस टाइम पे इतना एक्नॉलेजमेंट मिला है कि उनको आगे आकर के अपना खुद को प्रेजेंट करने के लिए उनको मिले। और सबसे बड़ी बात है कि किसान की जब बात आती है, वी ओनली लुक आफ्टर अ मैन, दैट किसान सिर्फ एक आदमी हो सकता है। वी नेवर गो आफ्टर कि एक औरत भी एक किसान हो सकती है, वो भी उसी खेत में वैसे ही काम कर रही है जैसे कि एक आदमी कर रहा है।
तो औरतों के हक की बात यहाँ पर हो चली है, आपको नहीं लगता कि अभी भी औरतों के हक की बात करने वाली सरकारें महज बातें ही करती आई है, थोती बातें होती रही है, उससे ज़्यादा और कुछ हुआ नहीं है? औरतों के हक की बातें होती हैं बट मतलब औरतों को ही दबा दिया जाता है फैमिली के अंदर ही कि तुम लोग ये करोगे तो हमारी बदनामी होगी, इस तरह से करके उनको दबा दिया जाता है। खुद फैमिली के लोग ही उनको पढ़ने नहीं देते हैं, ऐसा देखा जाता है। जब हर क्षेत्र में औरतें अपना नाम रोशन कर रही है तो फिर ऐसे में क्यों अब भी ये लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप है अभी भी पुरुषों के बीच में और महिलाओं के बीच में? अब भी हम मानते हैं कि महिलाएं जो है वो पीछे है। हाँ, मतलब ये दिखता है कि गांव की ओर अगर हम जाएं तो वहाँ पर महिलाओं को पीछे ही देखते हैं कि भाई महिला अभी भी यहाँ मतलब गांव की लड़कियों को देखोगे तो पेरेंट्स बहुत कम अलाउ करते हैं कि वो बाहर जाकर पढ़े या कुछ करें। युवाओं के नए भारत की बात हम कर रहे हैं, सपनों का भारत कैसा हो उनका, जिसमें हम यहाँ पर कई विचार ले रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर बड़ा मुद्दा सामने आया कि समानता बेहद जरूरी है अगर नए भारत का हमें निर्माण करना है। किस तरह से आप देखते हैं कि समानता के साथ में कुछ और चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है? सर, इक्वलिटी ज़रूरी है फॉर गर्ल्स, उनको हर चीज़ में इक्वलिटी मिलनी चाहिए, एजुकेशन से लेकर जॉब्स तक में हर चीज़ की इक्वलिटी होगी तो ही हम लोग ग्रोथ कर पाएंगे। या फिर जैसे कुछ किसी भी फैक्टर में अगर पीछे रह जाते हैं तो ओवरऑल हम लोग उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जितनी हम लोग को करनी चाहिए। सो इक्वलिटी इज़ इम्पोर्टेंट। तो देश में समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे मसले हैं जिन पर कि हमें बेहद ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर आगामी चुनाव भी लड़े जाने चाहिए और इन चुनावों के बाद में इन पर काम भी होना चाहिए। यही कहना है हमारे युवाओं का जो अपने विचारों में देश के तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रख रहे थे। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। Vimal presents this selection show.